नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो भारतीय राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव आयोग करोड़ों रुपए खर्चा करके, बल्कि अरबों रुपए खर्चा करके इस पूरे सर्कस को लाता है, करता है, लेकिन इसमें दुष्ट शक्तियां कुछ ऐसे दांव खेलती है जो इस पूरे लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान खड़ी करती है। और ये केवल एक बार नहीं हुआ है, आजादी के बाद बार बार होता आ रहा है, लेकिन अब इसका अति हो गया। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में, लोकसभा के इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में से, अकेले महाराष्ट्र में से 55 लाख वोटरों के नाम निकाले गए। और ये वोटर वो थे जो भाजपा शिवसेना के समर्थक थे। तो चुन चुन के नामों को स्टडी करके, रिसर्च करके निकाला गया है। आखिर इसके पीछे कौन है और इसकी सजा किसको मिलेगी? क्या केवल मुख्यमंत्री की या चुनाव आयोग की माफी पर्याप्त है? क्या इन 55 लाख लोगों को दोबारा वोट करने के लिए क्यों ना बुलाया जाए? कहीं पर ईवीएम का मशीन खराब होता है तो दोबारा वो वोटिंग की जाती है। जब 55 लाख नाम डिलीट होने की बात चुनाव आयोग मान रहा है, गलती कह रहा है, सॉरी कह रहा है, तो ऐसे में वहां पर उनको दोबारा वोटिंग करने का चांस क्यों नहीं दिया जा सकता? एक तरफ लोकतंत्र के नाम पर हम इतना बड़ा नाटक करते हैं और दूसरी तरफ षड्यंत्रों को हवा देते हैं। क्या यह सही है? इसके ऊपर आज का यह बिंदास है। आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं, वोट न डाल दूं। लापता हो गए महाराष्ट्र के 55 लाख वोटर। क्यों वोट नहीं डाल सके महाराष्ट्र के लाखों वोटर? सरकार बनाने की भागीदारी से क्यों वंचित रहे लाखों वोटर? क्यों मांगनी पड़ी इलेक्शन कमिश्नर को माफी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। तो आपने देखा कैसे आमिर खान वोटरों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब आप बड़े उत्साह से अपने पसंदीदा नेता को वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे और वोटर लिस्ट में आपका नाम ही ना हो। जी हाँ, महाराष्ट्र में करीब 55 लाख वोटरों के साथ ऐसा ही हुआ है। बूथ पर आने के बाद जब वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिले तो उनका सारा उत्साह काफूर हो गया। चुनाव आयोग ने मतदान जागरूकता अभियान पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा तो दिया, लेकिन मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में वोटर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे और ये आंकड़ा 1000-2000 का नहीं, 55 लाख वोटरों का है। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस बार 55 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब थे। क्या ये किसी की साजिश थी? क्या इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार नहीं हैं? जब इस मामले पर बवाल मचा तो इलेक्शन कमिश्नर एचएस ब्रह्मा को माफी तक मांगनी पड़ी। राज्य की वोटर लिस्ट से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण है और आयोग को इस पर खेद है। आयोग के पास ये शक्ति नहीं है कि वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए लोगों को इन लोकसभा चुनावों में वोट करने दे। अब आयोग इतना ही कर सकता है कि कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस गलती को ठीक किया जा सके। वैसे आयोग ने पहले ही ये सूचना जारी कर दी थी कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे 9 मार्च को लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन वोटरों का कहना है आयोग ने मोबाइल से मैसेज के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की जो पहल की थी वो भी कारगर नहीं हुई और उन्हें मैसेज का कोई रिस्पांस नहीं मिला।
इससे साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग खुद अपने ही मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। अपना वोट न डाल पाने की वजह से वोटर काफी नाराज थे। महाराष्ट्र में वोट न डाल पाने वाले वोटर खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भले ही वोटरों से माफी मांग ली है, लेकिन सवाल उठता है कि जनतंत्र में आखिर वोटरों को वोट के अधिकार से बेदखल क्यों होना पड़ रहा है। एक वोट इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं, वोट न डाल दूं। है और इस मुद्दे पर आपको दिल खोलकर, मुंह खोलकर और मुट्ठी बांधकर बोलना है, क्योंकि यह बात देश की है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर यह षड्यंत्र सफल होता है तो कितने सीटों पर इसका असर पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। राजू तिवारी बात कर रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। तो मैं भी इसका शिकार हुआ। पिछली विधानसभा चुनाव में मैं सर वोट डाल पाया था, लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव में मेरा नाम काट दिया गया। यहाँ तक हमारे पूरे परिवार का भी नाम काट दिया गया। हाँ, मुझसे सर इससे बहुत दुख हुआ। तो मैं चाहूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको लगता है कि कुछ होगा? अब मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस के राज में कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये गड़बड़ झाला इनके राज में जो हुआ है उस पर तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस पे कुछ हो पाएगा। फिर भी आपने मुहिम चलाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। धन्यवाद। मैंने अभी बात करते करते इस कॉलर से महाराष्ट्र के 48 सीटों को डिवाइड किया 55 लाख को, तो 1,14,583 वोटर पर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कटे हैं। एवरेज अगर हम निकाले, महाराष्ट्र की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज ये स्थिति नहीं है कि 1 लाख के डिफरेंस से कोई कैंडिडेट जीते, 2-4 छोड़ दिया जाए तो। इसका मतलब है कि चुनाव में उम्मीदवारों की जीत इसी से पक्की हो गई है कि वहां पर कितने नाम काटे गए। हो सकता है कि कुछ जगह कम काटे हो, तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि दूसरी जगह यह नामों की संख्या 1.5 या 2 लाख भी हो। तो कल्पना करिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 लाख वोट पड़ते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1.5, 2 लाख वोटर किसी एक पार्टी के हो सकते हैं, ऐसा मानकर उन नामों को सर्च करके काटा अगर गया है, तो सोचिए कि क्या वहां का निर्णय चुनाव के गिनती के पहले ही, मतगणना के पहले ही नहीं हुआ है? यह तो मत डालने के पहले हो चुका है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर आप चुनाव आयोग को सिर्फ कंप्लेंट भर कर सकते हैं। क्या यह सही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके परिणाम होंगे, क्या उपाय होंगे, यह भी हम देखेंगे। लेकिन कारणों पे पहले नजर डालते हैं कि क्या कारण है, देख लीजिए। सत्ताधारी नेताओं की तिकड़म, लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की वजह से सत्ताधारी दल हर बूथ के वोटरों की जानकारी रहती है। उन्हें पता होता है कि किस बूथ पर उनके विरोधियों की संख्या कितनी है। बूथ पर वोटरों के समीकरण को अपने हक में करने के लिए सत्ताधारी नेता हर तरह के तिकड़मों का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि वोटर सूची से अपने विरोधियों का नाम भी निकलवाने से नहीं हिचकते हैं। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वे विरोधी वोटरों का सफाया करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसकी तैयारी लगातार चलती रहती है। इस काम में बड़े पैमाने पर हर स्तर पर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों की मिलीभगत, व्यापक पैमाने पर अधिकारियों की मिलीभगत के बिना वोटरों के नाम काटा जाना संभव नहीं है। निजी लाभ हासिल करने या फिर किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर अधिकारी लोग भी सत्ताधारी नेताओं के हाथों में खेलने लगते हैं और उनके नापाक मंसूबों को पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। सत्ताधारी दल के नेता भी ऐसे अधिकारियों को खास तवज्जो देते हैं जो उनके हक में कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। अधिकारियों को भी पता होता है कि नेतृत्व बदलने की स्थिति में उन्हें बदला जा सकता है। खुद को मनवाफिक स्थिति में रखने के लिए वे सहजता से सत्ताधारी नेताओं का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोभ का चश्मा भी उनकी आंखों पर इस तरह से गालिब हो जाता है कि वे वोटरों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने से भी नहीं चूकते हैं। चुनाव आयोग का गलत मैकेनिज्म, हर बार चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है। बार बार मतदाताओं सूचियों में सुधार की बात की जाती है। इसके लिए विज्ञापन पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर चुनाव आयोग वोटर सूचियों को सही आकार देने में मात खा जाता है। दरअसल चुनाव आयोग प्लानिंग के लेवल पर तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप देने में नाकाम हो जाता है।
गलत मैकेनिज्म की वजह से चुनाव आयोग तमाम वोटर सूचियों की पुख्तगी को सुनिश्चित नहीं कर पाता है। वोटर सूची को कई स्तर पर परखने की उनके पास कोई सटीक कार्य प्रणाली नहीं होती है। इसका लाभ चालबाज सत्ताधारी नेता कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, हम नीतीश कुमार श्रीवास्तव फतेहपुर से बोल रहे हैं। हाँ सर, ये पार्टियों की वजह से आम जनता को वोट डालने को नहीं मिलता है। ये सभी इस तरह से काट रहे हैं। ये केवल जो है कुछ लोगों को सत्ता में बिठा करके अपना काम हल करना चाहते हैं। आज यही कारण है कि हमारे देश में कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों को फायदा मिलता है, बाकी सारी जनता रो रही है। कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं रविंद्र काले महाराष्ट्र से, नासिक से बोल रहा हूँ सर। हाँ। आज जो महाराष्ट्र में 50 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से जो हटाया गया है सर, उसके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का हाथ है सर। और दूसरी बात, जो छगन भुजबल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, उनकी पत्नी और उनकी बहू ने दो जगह से वोट डाले सर। दो अलग अलग वोटर कार्ड भी बनाए सर। धन्यवाद। अगर ऐसा है, यह आरोप तो वहां की सरकार पे लगेगा क्योंकि सत्ता में वो है। सरकार भले ही कह रही हो कि चुनाव आयोग ने यह काम किया, लेकिन चुनाव आयोग की मशीनरी तो सरकारी है। जो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास ये काम है, या तहसील स्तर पर या नीचे के स्तर पर जो शासन व्यवस्था इसमें लगी हुई है, ये महाराष्ट्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कैसे कर सकती है? और किसी एक राजनीतिक दल के ही सपोर्टर के नाम कैसे निकल सकते? रही बात छगन भुजबल के परिवार की, जो आपने कही, अगर ऐसा है तो ये तो कानूनी गुनाह है और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग भी करनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? अब मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको दोबारा मतदान करवाना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी डर गए हैं, वह मोदी जी से घबरा गए हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है उन सबको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और गुनहगार जितने भी हैं इस मामले में सबको यह सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आखिर सजा मिले। चुनाव आयोग दोबारा वोट नहीं करवा सकता, ये मजबूरी बता रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि इस प्रकार का हो सकता है। ऐसा हमारी घटना या कानून या लॉ या नियम बनाते समय लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस दुष्टता तक कोई जा सकता है, लेकिन अब ये दुष्टता हो गई है और इसका सोल्यूशन चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में नहीं है, विधानसभा के चुनाव में हम ये करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। न तब ये चुनाव आयोग रहेगा, न जनता इसको याद रखेगी, क्योंकि हम बड़े शॉर्ट मेमोरी के साथ इन चीजों को लेते हैं। जो भाजपा शिवसेना ये आरोप लगा रही है, उन्होंने इस दुष्टता का पहले विचार क्यों नहीं किया? चुनाव का पूरा प्लानिंग करने की बात करने वाले दल जब चुनाव में उतरते समय सारे चीजों को सोच समझकर उतरते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज को नहीं सोचा। ये भी एक बड़ा उनके लिए ये उनका नुकसान है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये नुकसान उनका नहीं है, ये नुकसान देश का है। ये वोट देश के लिए पड़ने चाहिए थे, ये वोट किसी दल के ही इसलिए काटे गए हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं आलोक सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार सुरेश जी, मैं आलोक सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। मैं अभी तो विदेश में हूँ, लेकिन मुंबई में मेरे परिवार के कुछ लोग गए थे और उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट में तुरंत एक याचिका दायर करें और इन चुनावों को निरस्त करके वापस से चुनाव करवाने की फैसला लेकर आए, जैसा 1977 में हुआ था, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था हाई कोर्ट ने। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। बड़ी अच्छी आपकी सजेशन है। कोर्ट इस पर क्या भूमिका लेगा, और कोर्ट को कन्विंस करने की जरूरत है, क्योंकि 1.25 लाख वोटर अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इफेक्टिव पड़ते हैं, एवरेज में 55 लाख डिवाइडेड बाय 48, तो आप सोचिए कि ये चुनाव हुआ, ऐसा आप कह ही कैसे रहे हैं। इसलिए इसका बहिष्कार हो या 12 तारीख के वोटिंग के दौरान दोबारा इस वोटिंग को इसी से सीजन में किया जाए, तो ही ये न्याय हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ। क्या जो भी 7 लाख वोटिंग अभी तक महाराष्ट्र में कैंसिल हुई है,
या जिन लोग कर नहीं पाए हैं वो फिर से होगी क्या? यही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, कम से कम उन लोगों को। इनका तो कहना था पहले कॉलर का कि पूरा चुनाव महाराष्ट्र का निरस्त करके दोबारा किया जाए, एक साथ हो सकता है 12 तारीख को। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी किसी कारणों से कर पाते तो जो वोट नहीं कर पाए उनको तो वोट करने का मौका देना ही चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सुरेश जी, ये जो महाराष्ट्र में आप बता रहे हैं बहुत अच्छी मुहिम चालू की है आपने, और इसी मुहिम के तहत ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, और मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले से बात कर रहा हूँ। और ये जो है ये सभी वहाँ के प्रशिक्षित का काम है, जो वहाँ के उम्मीदवार है जो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे जो वोटर लिस्ट में घपला हुआ है वो चेक करना चाहिए था। बिल्कुल, धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी से भाग कैसे सकते हैं? आखिर चुनाव आयोग के ऊपर ये चीजें टाल के वो शांत बैठ सकते हैं, कैसे सकते हैं, या उनको लोग शांत कैसे बैठने दे रहे, या अगर चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेवार है तो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल चुप क्यों है? क्या चुनाव में आने वाले रिजल्ट के बाद वो बोलेंगे जब बात हाथ से निकल जाएगी? अभी समय है, इस वक्त कुछ करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि लोकतंत्र की हत्या करने का इतना बड़ा षड्यंत्र जो महाराष्ट्र के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.25 लाख के आसपास का फर्क करता है, वोटरों की संख्या को काटता है, उसको आखिर कौन जिम्मेवार है? उनको सजा कैसे मिलेगी? और जिन वोटरों को वोट करने का मौका नहीं मिला उनको वोट करके मिलने वाला न्याय कब मिलेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उस जिम्मेवारी को कौन निभाएगा? और यह सब कुछ करने के लिए आप और हम क्या करेंगे? आज के बिंदास में इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस देश में पहली बार इतना बड़ा जो घपला हुआ है, यह घपला महाराष्ट्र में 55 लाख का है तो पूरे देश में कितना होगा? कई जगह तो ये सामने आया ही नहीं है। और अगर इस पूरे घपले के खिलाफ भी अगर हम चुप बैठेंगे तो फिर हम क्या बातें कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ देखिए, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, कैलिफोर्निया से। हाँ, मैं ये 55 लाख जो वोटर्स हैं जिनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, एक जरा सा धोखा करता है कोई आदमी या पिक पॉकेट करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है हमें इंडिया में। लेकिन इतना बड़ा जो इन्होंने किया, इनको इन दोनों को क्या सजा मिलेगी, चीफ मिनिस्टर को और उनको जो अधिकारी हैं यहाँ के? अगर ये अमेरिका में इतनी बड़ी बात करते तो इनको कम से कम नहीं 6 महीने की सजा होती, दोनों को कोई रियायत नहीं होता। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि नो पार्किंग में जो गाड़ी अगर गलत जगह पर आप डाल देते हैं, ध्यान में नहीं आता है तब भी, या आप झेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर देते हैं तो भी आपके ऊपर चालान होता है। पिक पॉकेटिंग के लिए चालान होता है। आपने तो ऐसा हक मारा है जो 5 साल तक दोबारा आ ही नहीं सकता। और इन लोगों के निर्णय से अगर कोई सीटों का बदलाव हो सकता था तो लोकतंत्र के इस बदलाव को रोकने के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? इसको हम गुनाह क्यों नहीं मान रहे? इसको हम क्राइम क्यों नहीं मान रहे? इस क्राइम के लिए हम किसी को जिम्मेवार क्यों नहीं ठहरा रहे? यही सवाल है। कॉलर। जय हिंद। जिस प्रकार से बीजेपी में कुछ नेताओं की वोटों में कटौती कर दी गई है, ये उसी प्रकार से हमें मतलब कि अपने मोदी को साथ देना चाहिए। मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि तर्कों के साथ बात को रखें। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। एंड अगर मेरे को मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिलता तो मैं एक रिट फाइल क्यों नहीं करती? क्यों एक सामूहिक रिट फाइल करें? 55 लाख बहुत ज्यादा वोटर्स होते हैं इस देश की नियति को डिसाइड करने के लिए। अगर 55 लाख लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे, उन लोगों को राइट नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही मेरा लोकतंत्र के जो बनाया है सबसे पहले यहाँ पे वही चीज मेरे को मिली नहीं है तो देश में मुझे और क्या मिलेगा? बिल्कुल,
तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें लॉज के बारे में नहीं पता, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, तो हम बोलते हैं नेता ये कर रहे हैं, नेता वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने लॉज के बारे में अगर पता होगा तो शायद इन नेता लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आगे पीछे या मैं कहती हूँ चुनाव विभाग की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आगे पीछे ऐसी गलतियां करें। इतनी बड़ी गलती करके उन्होंने माफी मांग ली। बिल्कुल, धन्यवाद। इतनी बड़ी गलती की केवल माफी पर्याप्त है क्या? महाराष्ट्र के बाकी राजनीतिक दल चुप क्यों है? क्या उनको ये समस्या जो हमें अब दिख रही है कि रिजल्ट क्या आएंगे, क्या महाराष्ट्र के 48 सीटों के निर्णय पहले से फिक्स नहीं है? बिल्कुल फिक्स है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि हम 24-25 साल से रह रहे हैं गाजियाबाद में। हाँ, हर बार ये हिंदुओं के साथ इतना अन्याय क्यों होता है? 2.5 लाख के बराबर पता नहीं यहाँ पे आबादी थी, उससे आधी वोट जो हर बार वोट देते थे, इस बार उनकी वोट काट दी गई। हाँ, तो ये मतलब जानबूझ के ये एक राजनीतिक साजिश है, जानबूझ के, ताकि लोग जिसको हम चुनना चाहते हैं वो ना आ पाए, इस वजह से ये साजिश रची गई है। सब लोगों की वोटें काट दी गई, जिनकी 5 वोट होती थी उनके घर से एक भी वोट नहीं गई है। आप गाजियाबाद से बोल रही है? हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। धन्यवाद। इसका मतलब मुद्दा केवल मुंबई का नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुंबई का मुद्दा तो सामने आया है, महाराष्ट्र का मुद्दा तो सामने आया है, बाकी जगह पर भी हुआ है। जो अभी हमारी भगिनी स्काइप पर कॉल करके गाजियाबाद का उदाहरण दे रही थी, अगर आपके एरिया में भी ऐसा हुआ है तो आप भी हमको बताइए। हम इस मुहिम को जारी रखेंगे तब तक जब तक कि इस पर हम कोई निर्णायक निर्णय पर नहीं पहुंच चुके। अगर राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं है तो ना हो, उनको उसकी चिंता ना हो तो ना हो, लेकिन हमें चिंता है और हम इस मुद्दे को उठा कर रखेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ तो भाई ये चुनाव आयोग ऐसे ऐसे बोलता है कि हम तो 100 लोग हैं, वहीं पे भी वो मतदान करवाते हैं, फिर आसाम में करवाते हैं, 1 लोग हो तो वहीं पे भी मतदान करवाते हैं, ऐसे ऐसे बोलता है बराबर। और ये 50 लाख लोगों का जो नाम काट दिया है बराबर, तो उसका क्या करना चाहिए? तो चुनाव आयोग को वापस फिर से महाराष्ट्र में ये 50 लाख लोगों का मतदान करवाना चाहिए। मैं गुजरात से बोलता हूँ। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1731 को हिंदी स्वराज की स्थापना की थी, उन्हीं के महाराष्ट्र में 55 लाख वोटरों का नाम मतदाता सूची से गायब है। इसका पूर्वाभ्यास मेरे विचार में पृथ्वीराज चौहान ने करवा दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये एक संदेश था संजय राउत, प्रेम शुक्ला, राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे के लिए चिंतन का विषय है। जब भी उन्हें अपनी विरासत को बचाना है तो उसको ध्यान देना चाहिए। मेरे कुछ सुझाव है, जो आपको अच्छे लगे तो स्वीकार करना कृपया। नंबर 1, वोटर की आईडी परिवार सहित ऑनलाइन हो। बैंक खाते में वोटर आईडी जरूरी हो। ड्राइविंग लाइसेंस में वोटर आईडी जरूरी हो। पैन कार्ड में पैन नंबर के साथ साथ वोटर आईडी हो। राशन कार्ड में भी सभी परिवार के सदस्यों के आगे वोटर आईडी हो। यदि दूसरे राज्य में कोई कर्मचारी जाता है तो उसके कागजों में वोटर आईडी सुनिश्चित की जाए। मकान और दुकान की रजिस्ट्री में पति पत्नी और आश्रित वोटर आईडी होना जरूरी है, इसको किया जाना चाहिए। यदि हम सजग रहेंगे तो हम सचेत रहेंगे। धन्यवाद। जो चुनाव विषय में सुधार करने की जरूरत है, जो बदलाव करने की जरूरत है, जो शोध करने की जरूरत है, उनमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे इस कॉलर ने भी उठाए हैं। हमने भी इसके पहले बिंदास में कहा था कि 100% सख्ती का मतदान करना चाहिए, वोटिंग कंपलसरी करनी चाहिए। कंपलसरी होगी कैसे? जिनकी इच्छा है उनको भी वोट करने नहीं दिया जाता, तो जिनकी इच्छा है ही नहीं, जो घर से आना ही नहीं चाहते, जो छुट्टी मनाने जाते हैं, उनका तो आप क्या बिगाड़ लोगे? वो तो कहेंगे कि जो मूर्ख है जिन्होंने छुट्टी नहीं मनाई, 55 लाख लोग ठगे गए हैं और इस ठगी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगले कॉलर।
हेलो। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। हाँ। मेरा नाम भी वोटिंग लिस्ट में कट करा गया, जबकि 10 बार मैं वोट दे चुकी हूँ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी उसमें करने के बाद इन लोगों ने नाम काट के पूरे पेज फटेंगे। उसके पहले पेपर दे के गए, पेपर देने के बाद भी उसमें नाम नहीं है। सब रजिस्टर्ड देगा, 2 घंटे लग गया लेकिन वोट नहीं आया। आखिर तो हम लोगों ने फिर भी सोचा जानना है, मुझे किसी भी सूरत में डालना है। आखिर में कंप्यूटर में जाके चेक करने के बाद एक नाम मिला, बाकी नाम नहीं मिला। अब बिल्कुल, लगातार ऐसे कॉलर कॉल कर रहे हैं जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से ये गुजरी है। और ये हम तो बात 55 लाख से हमने शुरू की थी, लेकिन ये बात अब कई करोड़ तक जाएगी, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी लोग कॉल करके इस बात को कह रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार। हेलो, जय हिंद। हाँ, मैं पूना से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। हाँ। और वो एक ही पार्टी से मतलब बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों के नाम कटे हैं। तो हमारे यहाँ पे मार्जिन रहता है 25,000 का वोटर का। तो अभी इस वक्त कैसे करें? और 5 साल में हमको एक ही बार मिलता है सिर्फ चांस ये। कभी हमारा नाम कट गया, हम कैसे करें इस टाइम? बिल्कुल, धन्यवाद। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की संख्या को देखते हुए, होने वाले डिवाइडेशन को देखते हुए, अगर 52-55% मतदान हुआ है, उसमें 4-5 दल है, उसमें भी जिस प्रकार की पिछली लीड है, 48 में से 28 लोग तो 10,000 के आसपास के मार्जिन से जीते हैं। वहां पर अगर 1.25 लाख का 1.5 लाख का डिफरेंस पहले से है, वोटिंग करने के पहले से है, तो फिर कल्पना करिए कि वहां के निर्णय फिक्स है या नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। सर बोलिए। हाँ जी सर, नांदेड़ से बोल रहा हूँ सर, लक्ष्मण भोजराम शेरगी। हाँ जी सर, मेरा नाम मैंने मतदान करा है सर। वो मैं इससे पहले 5 साल पहले करा था सर। वो अभी मेरा नाम नहीं है सर, नाम क्या देंगे, नाम नहीं आता सर। मेरे पास वोटर ID है सर, उसमें सर ये पूरा मिली चली ये है सर। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र का दूसरा हिस्सा नांदेड़ जो मराठवाड़ा में आता है, वहां पर भी ये हुआ है, जहां पर जिनके ऊपर शहीदों के विधवाओं के घरों को लूटने का, उनके घरों के अधिकारों को लूटने का आदर्श घोटाले का आरोप लगा है। अशोक चौहान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी देशभक्तों के नामों को काटने की बात सामने आई है। हम परिणामों पर नजर डालते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, कमजोर होगा जनतंत्र। वोट किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। वोट के जरिए ही लोग सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और अपनी पसंदीदा सरकार के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। लोगों को वोट देने से महरूम होने का सीधा असर जनतंत्र पर पड़ेगा। गलत लोग गलत तरीके से जीतकर संसद में जाएंगे और वे लोग सरकार में रहते हुए उन्हीं लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सरकार बनाने में हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्र हित और समाज हित की भावना कमजोर पड़ती जाएगी। जनतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि व्यवहारिक स्तर पर वोटरों को वोट देने का अधिकार मिले। वे बूथ तक जाएं और वोटर लिस्ट में उनका नाम सही सलामत हो। लोगों के आक्रोश में इजाफा होगा। दुनिया का इतिहास खूनी क्रांतियों से भरी हुई है। इतिहास गवाह है कि सत्ता में बदलाव के लिए लोगों ने हथियारों का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया है। जनतंत्र को दुनिया का सबसे बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है, चूंकि एक निश्चित समय अवधि में लोग अपने मत का इस्तेमाल करके सहजता से सरकार को बदल देते हैं। सरकार के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार लोग वोट के माध्यम से ही करते हैं। जब उन्हें वोट देने से रोका जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उनका गुस्सा भड़केगा और वे ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो शायद व्यवस्था के लिए ठीक न हो। व्यवस्था में यकीन बरकरार रखने के लिए सुनिश्चित करना निहायत ही जरूरी है कि लोग अपना वोट अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सहजता से दे सकें। चालबाज नेताओं का मन बढ़ेगा। तमाम नेताओं की अंतिम जवाबदेही जनता के प्रति ही होती है। एक तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करके जनता नेताओं पर अंकुश लगाने का काम करती है। गलत इरादे वाले नेताओं को सत्ता से बेदखल करने की ताकत जनता में ही है। लोगों को वोट देने से रोकने का सीधा सा मतलब है नेताओं को मनमाना करने की छूट देना, उन्हें बेलगाम होने का अवसर देना। चालबाजी करके चुनाव में सफलता हासिल करने वाले नेता वोटरों को तरजीह नहीं देंगे। वोटरों की अनदेखी करके चुनाव के दौरान पूरा ध्यान विक्रम से चुनाव जीतने पर लगाएंगे। नेताओं की इस प्रवृत्ति का सीधा असर देश की जनतांत्रिक भावना को चोट पहुंचाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं माननीय सुरेश जी, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल नबड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ। महाराष्ट्र में 55 लाख वोटरों का जो वोट काटा गया, हाँ, इसमें क्या भाजपा आज वाड्रा का इतना जोर मुद्दा उठा रही है, क्या इसकी निगाह में नहीं आ रहा है, भाजपा की निगाह में? और क्या इलेक्शन कमीशन इसको नहीं देख रही है? आज देश का नागरिक अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित हो रहा है। वही बांग्लादेश से आए 5 करोड़ बांग्लादेशियों को मताधिकार का अधिकार दिया जा चुका है। वह कौन सी सरकार और कैसी संस्था को चुनेंगे, यह सभी लोग जानते हैं। यह चीन के घुसपैठ और पाकिस्तान के आतंकवाद से कहीं बहुत बड़ी अधिक खतरनाक घटना है। कांग्रेस ने जिस तरह देश को कमजोर करने के लिए बेफोर्स राष्ट्रमंडल खेल, 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला और कितने घोटाले किए और उसको अंजाम दिया, आज उसी तरह देशभक्त नागरिकों का वोट काट कर एक राष्ट्रद्रोही कार्य कांग्रेस कर रही है। मैं चाहता हूं कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन तुरंत संज्ञान ले, सुप्रीम में इसके विरुद्ध रीट दायर करके तुरंत इलेक्शन नए सिरे से इसका इलेक्शन कराया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें कोर्ट में जाने के भी ऑप्शन दर्शक बता रहे हैं। ये भी ऑप्शन है, लेकिन कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि इसमें सो मोटो एक्शन कोर्ट क्यों नहीं लेता। तमाम मामलों में कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेने की बात कही है। कई न्यायाधीश इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस कार्यक्रम की हम पब्लिसिटी भी कर रहे, यूट्यूब पे भी डाल रहे, सोशल मीडिया पे भी डाल रहे। महाराष्ट्र के कई लोगों ने इस विषय के लिए न्याय की पुकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर चुप क्यों है? क्या इस विषय पर किसी की PIL डालने की या कागजी कार्रवाई करने की प्रतीक्षा न्यायालय के द्वारा हो रही है? क्यों नहीं न्यायालय सो मोटो एक्शन लेके इस मैटर में आदेश जारी करता है? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर, नमस्कार, जय हिंद। बोलिए सर जी। मेरा ये कहना है कि ये वोटर ID कार्ड बनाना और नाम डिलीट करना चुनाव आयोग के अंदर में आता है। और चुनाव आयोग के अंदर में ये जो ऑफिसर होते हैं वो काम करते हैं, BLO से लेके और DM और SP सब उसके अंडर में काम करते हैं, ये सब बनाने के लिए अधिकारी होते हैं बजाते वो। तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को फांसी पे लटका दो, ये कांग्रेस से मिला हुआ है चुनाव आयोग। बिहार में भी घटना हुई है। मैंने अपने पत्नी का 5 बार अप्लाई किया और 5 साल से कर रहा हूँ, पत्नी का बनाया नहीं है नीतीश कुमार और ये कांग्रेस वालों ने मिलकर। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। महाराष्ट्र में 55 लाख वोटरों के अधिकार को छीना गया, उनको ठगा गया और उसके खिलाफ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उस तरीके से नहीं हो रहा है जो उनको न्याय दिला सके। अगर इतनी बड़ी संख्या में इन वोटरों को महाराष्ट्र में काटा गया, और अब इस शो में यह ध्यान में आ रहा है कि महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में हुआ है, गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर हुआ है। बंगाल की कॉलर ने कॉल करके कहा है, तमाम जगह के कॉलर इस प्रकार की कंप्लेंट को कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी ने जो एक बूथ 10 यूथ की जो योजना बनाई थी वो कहां है? ऊपर तो मोदी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं ने क्या किया है? अगर ये 1 बूथ 10 यूथ का काम हुआ होता तो क्या ये नाम जो काटे गए, ये चुनाव में जो लिस्ट 5 मार्च को डिक्लेयर की गई थी और उसको संशोधन के लिए रखा गया था, तब इस पर काम क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दल ने अपने कार्यकर्ता को पूछने की भी जरूरत है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मिलिंद महाजन बोल रहा हूँ जकार्ता से। हाँ बोलिए मिलिंद जी। सर, दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र, बड़े अभिमान से हम कहते हैं, और ये कैसा गणतंत्र है जहाँ पे लोगों को अपना वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा? बिल्कुल, ये तो गुंडा तंत्र है। और ये सोची समझी साजिश और सबसे बड़ा क्राइम है सर। बिल्कुल। और इसके ऊपर चुनाव आयोग की यदि प्रतिक्रिया आती है कि इसके लिए हम खेद करते हैं और हमें माफी मांगते हैं, तो माफी मांगने से कोई गुनाह थोड़ी पूरा हो जाता है। बिल्कुल। ये तो उनको एक तो पहले उनको सजा देनी चाहिए जो इनमें इन्वॉल्व है, और दूसरा जिन वोटरों का अधिकार, मूलभूत अधिकार छीना गया है, उनको भी उनका अधिकार बहाल करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जब लाखों लोग गए, यहाँ तो गणतंत्र ये है कि यहाँ पे एक अधिकार इंपॉर्टेंट है। एक अधिकार भी, एक का वोट यदि गया
तो वो गणतंत्र नहीं करा सकता है। यहाँ पे तो लाखों लाखों लोगों का अधिकार चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और, मैं धन्यवाद कॉल के लिए। जकार्ता में बैठे हमारे भारतीय इसको अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे। दुनिया में 25 से ज़्यादा ऐसे देश है जिनकी आबादी 55 लाख नहीं है। सिंगापुर 40-45 लाख है। तमाम ऐसे देश है जिन देशों की आबादी 55 लाख नहीं है। हमारे यहाँ तो 55 लाख एक राज्य से काटे गए हैं, और पूरे देश से अगर हम इस लिस्ट को जोड़ेंगे तो शायद हम 50 से ज़्यादा देशों के आबादी के बराबर के वोटों को काटने की बात सामने लाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, पुणे से बोल रहा हूँ सर। ये हाँ। जो अभी महाराष्ट्र के 55 लाख वोटर का नाम जो लिस्ट में नहीं है, बराबर, सबको वोटिंग कार्ड दिया है। हेलो, हाँ हाँ, सबको वोटिंग कार्ड दिया है, बराबर। सबका नाम लिस्ट में पहले था। 80 साल के लोगों का भी यहाँ पे नाम नहीं है। तो ये किसका प्लान होगा सर? हाँ, ये 55 लाख लोग पूरे जो है उनका डबल वोटिंग करने का तो ये मिलना चाहिए सर। सब बोले अभी डबल वोटिंग होना चाहिए, सही बोले तो। ये क्या लोकतंत्र है क्या? अपनी बिल्कुल। मर्जी से, अपनी सरकार है तो अपनी मर्जी से नाम। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। सर, मैं लुधियाना से प्रीतम बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो संविधान के जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है हमारे साथ, और ये खास करके हिंदुओं के साथ ही हो रहा है। हर क्षेत्र में ये जो अगर यदि लाख 1.5 लाख वोट काटेंगे तो ये कहाँ का न्याय है? और ये मुझे लगता है कि जहाँ मतलब हिंदुओं की अपना मेजोरिटी है वहीं पर ये सब काम हो रहा है। तो हिंदुओं के साथ ही ये धक्का क्यों हो रहा है? हर क्षेत्र में हमें संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं। समानता का अधिकार हमारा कहाँ छुप गया? जितने भी हमें मौलिक अधिकार हैं, कोई भी हम मौलिक अधिकार हमें बराबर नहीं मिल रहा है। तो ये कब तक धक्का होता रहेगा हमारे साथ? धन्यवाद। हम जरा और भी डिटेल देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक्चुअली क्या हुआ है। महाराष्ट्र के 55 लाख वोटर लोकसभा में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो क्या जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका अधिकार वापस मिलेगा? क्या चुनाव आयोग अपने वादे को पूरा कर पाएगा? हो सकता है चुनाव आयोग अपने वादे को पूरा कर दे, लेकिन ये मुद्दा ये नहीं बताता कि तमाम अपीलों और तैयारियों के बाद भी कहीं न कहीं सिस्टम में बड़ी खामी है। वोटिंग वाले दिनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबर पूरे महाराष्ट्र से आती रही। ठाणे के समता नगर में वोटर लिस्ट में करीब 200 ऐसे लोगों के नाम थे जो है ही नहीं। इसी तरह पुणे में 1 लाख लोग वोट नहीं दे पाए थे क्योंकि उनके नाम भी मतदाता सूचियों में नहीं थे। इन लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र थे। मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। मुंबई उत्तर पूर्व से भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया ने आपराधिक लापरवाही और साजिश को लेकर मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी है। सोमैया ने दावा किया कि भांडुप, घाटकोपर और मुलुंड सहित अन्य इलाकों में करीब 1 लाख लोगों के नाम या तो मतदाता सूचियों से गायब थे या उन्हें डिलीट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मीरा सान्याल ने भी कहा है कि दक्षिण मुंबई में हमारी पार्टी ने पाया कि 21,000 लोगों के नाम गायब थे। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में आमिर खान भले ही कितनी ही अपील करें, लेकिन बिना सिस्टम दुरुस्त किए इन खामियों से बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आमिर खान भले ही बड़ी बड़ी समाज सेवा की बातें करते हो, चुनाव आयोग से पैसे लेके या चुनाव आयोग के प्रमोशन कैंपेन में सहभागी होकर देशभक्ति की बात करते हैं, अब जिन वोटरों को न्याय नहीं मिला, अपने हाथ का धागा वो तब तक ना खोले जब तक वहां पर इन लोगों को वोट करने का अधिकार दोबारा ना मिले। क्या आमिर खान उनके लिए ऐसा करने के लिए तैयार है? हम आह्वान करते हैं कि अगर सच्चाई के साथ खड़े रहने की आपकी आदत है, जैसा कि आप कहते हैं, देखा नहीं है लेकिन कहते हैं, तो दोबारा आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि जो 55 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाए उनके लिए भी आमिर खान आगे आ रहे हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चौहान जी नमस्कार। हाँ, मैं महेश कुमार बॉम्बे से विरार से बोल रहा हूँ। हाँ चौहान जी, और आम आदमी तो बात अलग है, हम सभी डिफेंस वाले नेवी वाले हैं और हमारे वोटर आईडी कार्ड भी थे।
और मेरी बिल्डिंग से ही 140 आदमियों ने अप्लाई किया था न्यू वोटर कार्ड के लिए, जो कि मैनुअल भी अप्लाई किया। मैनुअल होने के बाद उसमें नाम नहीं आया लिस्ट में। उसके बाद ऑनलाइन भी अप्लाई किया, 2 बार ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, सबका रिजेक्ट हो रहा है। और जिसके हमारे डिफेंस वालों के जो बेचारा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वोट डालने गया, वहां से वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। उनके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज्यादा, हद हो गई है अभी तो, बहुत ज्यादा। हमको इतना अभी महसूस हो रहा है इस देश में हम रह भी रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। अब ये बताओ, वोटर आईडी कार्ड होते हुए भी हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको वोटर कार्ड बन नहीं रहे हैं। ये तो पूरी इनकी दादागिरी हो रही है, बहुत ज्यादा दादागिरी हो रही है। और हमारे साथ अभी हम क्या करें? हम तो वोट डालना चाहते हैं लेकिन इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने, तो अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। डिफेंस के लोग वोट करेंगे तो किसको करेंगे या किसके खिलाफ करेंगे, कम से कम ये तो पहले पता है। इसलिए मिलिट्री वाले हो, डिफेंस के अन्य अन्य सेक्टर के लोग हो, देशभक्त लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, मीडिया के लोग हो, ऐसे लोगों को चुन चुन कर यहां पर डिलीट किया गया। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश चौहान जी, नमस्कार, जय हिंद। जी मैं राम पुकार बोल रहा हूँ दरभंगा से। हाँ बोलिए बोलिए। जी ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम गायब नहीं किया गया है। डिफरेंस। हेलो, हाँ बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ, पहले आसाराम बापू को अरेस्ट किया, ठीक है, 84 कोस की यात्रा पे बैन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हिंदू भगवा आतंकवादी है। उसके बाद सारे हिंदुओं को लगभग 4.25 करोड़ वोट काट दिए। ये सोचने वाली बात है, इनके प्री प्लान, जो इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है कांग्रेस वालों को, पहले से प्लानिंग करता है कि भैया अगर हमें अपने वोट्स बढ़ाने हैं तो हिंदुओं के वोट थोड़े कम करने पड़ेंगे। तो ये प्री प्लान इनकी एक्टिविटीज है। उन्होंने पहले से तय कर रखा था इतने वोट्स हमें काटने, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और उन्होंने वो काम कर दिया है। जितने भी इसमें सरकारी कर्मचारी है ना, सबको सस्पेंड करना चाहिए इनको, ठीक है ना। इन्होंने मजाक बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पर एक और मुद्दा भी अभी जो पैकेज में सामने आया है कि ना केवल लोगों के नाम काटे गए बल्कि कुछ ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो लोग इस धरती पर है ही नहीं, जो मृत है फिर भी नाम है ऐसे नहीं, जो है ही नहीं अस्तित्व में, ऐसे नाम जोड़े गए। वो तब शायद किसी कारणों से वोट नहीं डाल पाए, या कुछ लोग नाम डाल पाए, वोट डाल पाए, लेकिन वो ट्रेसेबल नहीं है, मिल नहीं रहे, खोज के भी पता नहीं लग पा रहा है क्या। ऐसे में इसका आंकड़ा भी अगर एक बिल्डिंग से 200 का है, एक बूथ पर 200 का है, तो महाराष्ट्र के लाखों बूथ का आंकड़ा अगर जोड़ा जाएगा तो वो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब एक तरफ 55 लाख जिनको जो वोटर थे, जीवित थे, वोट करना चाहते थे, बूथ तक पहुंचे और नहीं कर पाए। जो बूथ तक नहीं पहुंचे, कंप्लेंट नहीं की, आंकड़ा अलग है। और जो दूसरी तरफ जो है ही नहीं, उनको वोटर बनाकर उनके फर्जी नामों को डाला गया। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी होगी। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं ब्रिजमोहन सैनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मैं ब्रिजमोहन सैनी दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, इतना टाइम मत मेरे लगाइए। आसपास में जो है काफी लोग आए मेरे पास पूछने के लिए कि हमारा वोटर कार्ड बना है नहीं बना, ये नाम लिस्ट में है। मेरे पास लिस्ट आई थी चेक करने के लिए, तो जब वहाँ देखा तो नाम है ही नहीं उनका। तो मैं उनको लेकर के इलेक्शन ऑफिस के वहाँ गया, तो वो कहते हैं ये अब जो नाम कट गया अब ये नहीं जुड़ेगा, ये जो है ना वहाँ से छोड़ के चले गए हैं। अब एक बात बताइए कि जब वो आदमी वहाँ रहता था तो वहाँ कहीं तो दूसरी जगह जाएगा, वो उन्होंने दूसरी जगह का एड्रेस भर के दिया, तो कहते हैं इसका जो प्रूफ लाओ जी, हम कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जो वोट करना चाहता है, जिसको खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों के नाम काटे गए। हम जरा वीडियो मैसेज भी देख लेते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। चुनाव आयोग की मेन डिफॉल्ट है कि उसने नाम नहीं डाला। जब तक किसी बंदे का नाम नहीं रहेगा तो डाल नहीं सकता। तो एक एक उनको वेरिफिकेशन कराना चाहिए था, चेक कराना चाहिए था कि जिनका नाम है या नहीं है उनको मतदाता सूची में नाम डालें, उनका पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ बनवाएं, तो आदमी जाके वोट दे सकता है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हमें सब में वोट डालने के लिए मिलना चाहिए, और हम वोट नहीं हमें डालने को मिलता, हमें बहुत दुख होता है सर। और वोट डालना हमारा सर हक है, और हमें ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।
कि मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों का बिल्कुल दखल होगा इसमें, क्योंकि 55 लाख ज़्यादा हो गया। इतना 1-2 लोग माना जा सकता है कि 10 लोग 15 लोग और कुछ लोगों को माना सकते हैं, लेकिन 55 लाख लोग अगर महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो इट्स समथिंग नीड टू बी कंसर्न। इसमें किसी की कोई चाल नहीं है और मुझे लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है। सही से लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वोटर आईडी में और उनको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। सो हमें उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है ताकि सभी लोग रजिस्टर कर सकें और वोट कर सकें। इसमें सरकार की पूरी तरीके से फेल है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, सारा उसी की राजनीति है, सरकार की राजनीति है सारी। उपाय भी देख लेते हैं। गहन पड़ताल और कार्रवाई की जरूरत। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर सूची से वोटरों के नाम कैसे गायब हो जाते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन पड़ताल करने की जरूरत है। सिर्फ माफी मांगने या खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा मामला चुनावी मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। इसमें एक साथ कई स्तर पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह के मामलों की गहराई के साथ पड़ताल करने की जरूरत है। ये साफ होना चाहिए कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और इस तरह की गड़बड़ी में शामिल उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से लोग अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए। सतर्क रहें वोटर। मतदान से पहले ही वोटरों को इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अब तो वोटर लिस्ट इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, इसलिए बेहतर होगा कि वोटर अपना नाम पहले ही इंटरनेट पर जाकर चुनाव आयोग के साइट पर देख लें। जिस क्षेत्र में इंटरनेट सेवा नहीं है वहां के वोटर चुनाव आयोग से संबंधित कार्यालयों में जाकर इस बात की तस्दीक पहले ही कर लें कि उनके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। वोटर लिस्ट में अपना नाम न मिलने की स्थिति में तुरंत इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम लिस्ट में शामिल हो जाए। प्रशिक्षित कर्मचारियों का इस्तेमाल हो। सही तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए कर्मचारियों को विधिवत प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि लेस मात्र भी गलती न हो। इसके लिए वैसे ही कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो विगत में इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। साथ साथ नए कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अक्सर पहचान पत्र से लेकर मतदाता सूची में वोटरों से संबंधित कई गलत जानकारियां भर दी जाती हैं। यदि कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। इसके लिए लगातार अभियान चलाते रहने की जरूरत है। इस पैकेज के दौरान मैंने कुछ आंकड़े मंगवाए जिससे बड़े ही चौंकाने वाली चीजें सामने आती है कि मुंबई साउथ से मिलिंद देवरा पिछले बार 2,72,411 वोट उनको मिले थे। उनके खिलाफ बाला नंदगांवकर को 1,59,790। यहाँ पर डिफरेंस था 1,02,621। अगर यहाँ 1.25 लाख वोट अब कट गए हैं तो इसका मतलब यहाँ का निर्णय क्या हो सकता है। मैंने महाराष्ट्र के कई सीटों की यहाँ पर जानकारी ली है जिसमें संजय निरुपम के यहाँ पर का डिफरेंस अगर हम निकाले या तमाम ऐसे डिफरेंस को निकाले तो मोटा मोटा 48 में से 28 सीटें ऐसी है जो एवरेज 10,000 के आसपास के डिफरेंस पर जीती गई है और 3-4 ही सीट ऐसी है जिनका डिफरेंस लाख के रेंज में है। ऐसे में आप कल्पना करिए कि महाराष्ट्र के निर्णय पहले हुए हैं या नहीं है और अगर 55 लाख लोगों को न्याय नहीं मिला, एक तरफ तो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ जो लोकतंत्र के साथ हत्या हुई और दूसरी तरफ इन लोगों का अधिकार छीना गया। इस विषय पर किसी भी तरीके से बचे हुए दिनों में चुनाव आयोग भले काउंटिंग की डेट आगे वो करे लेकिन इन 55 लाख लोगों को न्याय दे और इनको वोट करने का अधिकार पुनः प्राप्त कर दे। हम इस कैंपेन को चलाते रहेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके इस विषय की आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।